हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सही स्वस्थ होंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर से स्टार्टिंग किए थे और हमने एक लेक्चर उसमें अपलोड किया था स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का। ठीक, उसमें हमने क्लियर किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन को हमने क्लियर किया था। और आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर का जो मुख्य टॉपिक्स है स्पीड एंड वेलोसिटी, उसी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जो भी कल के क्लास कर लिए होंगे उसको आज की क्लास की नीड होगी, आवश्यकता होगी, तो उसके पास आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्लास में अस्थायी पूर्वक बैठते हैं, ठीक ना। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर की अगर बात करें तो आपके माइंड में आता होगा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। जो भी आपके माइंड में आए वो कमेंट बॉक्स में आप छाप डालिए, हम वहाँ से यानी कि आपका कमेंट को रीड करेंगे। अच्छा रहेगा तो हम जरूर रिप्लाई देंगे आपको, ठीक ना, कि ये बेटर डिफिनेशन है या इसे और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, वो सभी हम बताएंगे आपको, ठीक ना। वो सभी बातें आपसे हम जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो आप वहाँ पर जरूर कमेंट में लिखा कीजिए कुछ ना कुछ, तो वहाँ से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई। आप गलत ही लिखिएगा मगर 2 ही वर्ड अगर सही है तो आपका 50% सही माना जाएगा, ठीक, क्योंकि आपने वो उसको अपनी लैंग्वेज में आपको बनाया है आपने उसको, ठीक। तो बात करेंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है ना, उसका डिफिनेशन हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ये होगा लेक्चर 2, है ना, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखे थे और लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे स्पीड को, सबसे पहले चाल को, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा वेलोसिटी होगा, वेग होगा, ठीक। चाल क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप जब 8th क्लास में होंगे तो वहाँ एक चैप्टर होता है दूरी, चाल तथा दूरी, है ना, चाल दूरी समय, इस तरह का नाम का एक चैप्टर होता है। वहाँ से आप पढ़े होंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, ठीक। तो वही होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखे, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हो गया इसका बेसिक सा डिफिनेशन, ठीक, जो सबको पता रहता है। अब लिखेंगे हम लोग चाल बराबर दूरी अपॉन समय। और अभी हमने पिछले क्लास में ही बताया कि जो डिस्टेंस होता है वो चले गए पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। चले गए पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। तो लंबाई को हम लोग मेजर किस में करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर होगा डिस्टेंस का, ठीक ना। डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर। टाइम है, टाइम को किस में, सेकेंड में। तो ये मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो गया इसका क्या, यूनिट स्पीड का, ठीक। और स्पीड जो है, स्पीड की बात करें तो स्पीड एक अदिश राशि है, क्योंकि डिस्टेंस एक अदिश राशि है तो स्पीड भी एक अदिश राशि होगा, ठीक। तो यहाँ से बात करें स्पीड भी क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्लियर है, ठीक। उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा वेलोसिटी की ओर बात करें। डिस्टेंस में कुछ था नहीं, बस इसका डिफिनेशन था, ये सदिश है या आदिश, इसका यूनिट क्या होता है, ये इतना सब आप अपने से भी कर सकते थे, जो भी पिछला क्लास किए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने वहाँ डिस्टेंस भी बताया, डिस्प्लेसमेंट भी बताया, तो आप वहाँ से रिलेट करके आप स्पीड का लिख सकते थे, ठीक। अब हम लोग समझेंगे यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है। वेग क्या होता है, वेग होता है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। और अगर हम चाल की बात करें तो चाल किसे कहेंगे, चाल अभी हमने पढ़ा कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर वेग की बात करें हमें, तो वेग क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका जो एकांक समय होता है, एकांक समय में हम लोग जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वही मेरा क्या कहलाएगा, वेग, यानी कि वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो इसका हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन अगर जाने, वेलोसिटी वेग, यही ना, यानी कि प्रति एकांक समय में या एकांक समय में, जिसको बोला जाता है यूनिट टाइम, ठीक। एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं।
एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। क्लियर है? तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वेग बराबर विस्थापन अपॉन टाइम, समय। क्लियर है? यहाँ तक डिफिनेशन कोई नहीं लिखा, बस आप इसको अगर याद रखते हैं, विस्थापन अपॉन टाइम क्या होता है, वेग होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, तो आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होगा, इसी का काम पड़ेगा, आपको डिफिनेशन का काम नहीं पड़ने वाला है आपके इंट्रांस एग्जाम में। ठीक, आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, है ना। अब विस्थापन अपॉन समय हुआ, विस्थापन की अगर हम लोग बात करें, किसके विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन को भी हम लोग हमने क्या बताया कि अगर पॉइंट ए से हम पॉइंट बी की ओर जा रहे हैं, उसके बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस का जो मात्रक पढ़ाया वह क्या पढ़ाया, मीटर पढ़ाया। तो शॉर्टेस्ट एक प्रकार का भी क्या है, वह भी एक डिस्टेंस है, तो उसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे ना भैया। तो मीटर होगा इसका भी, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, अब बात करेंगे हम लोग की वेलोसिटी जो है वह वेग सदिश है या अदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो वेग एक सदिश राशि है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसे? क्योंकि हमने पिछले क्लास में ही बताया कि विस्थापन भी एक क्या है, सदिश राशि है। पिछला क्लास से पूरा रिलेट रहेगा मेरा सारा लेक्चर, तो पिछला क्लास जरूर करके आइएगा जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखना हो मेरा। क्लियर है? यानी कि वेग क्या है, सदिश राशि है, वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये दोनों टॉपिक्स था। अब हम लोग इससे थोड़ा सा हट के बात करेंगे, यहीं पर हम लोग थोड़ा सा अगर जानना चाहे वेग कितने प्रकार के हो सकते हैं, वेग कितने प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, हमने जो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जाना था, सबसे लॉन्ग वाला डिस्टेंस से गए तो वो चले गए पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गए वो डिस्प्लेसमेंट कहलाया। अब वेग की बात आया तो प्रति एकांक समय में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वही क्या कहलाया, वेग कहलाया। प्रति एकांक समय में जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या कहलाया, स्पीड कहलाया। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अब बात करेंगे हम लोग वेग की। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दो प्रकार का, इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। हमने जिस पॉइंट से शुरू किया वेग, उस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और जहाँ तक जाना था, जैसे हम अभी हॉस्टल में रूम में हैं, हॉस्टल में अभी हम यहाँ से निकले, ये मेरा प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी हुआ। हमने कॉलेज पहुँचा, ठीक, कॉलेज पहुँचा वो क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी हुआ। वहाँ पर हमें प्रारंभिक यानी कि अंतिम वेग वही मेरा था, ठीक, वहाँ हमको पहुँचना था। यही मेन कंसेप्ट है कि प्रारंभिक वेग और इनिशियल वेग। प्रारंभिक वेग मीन्स इनिशियल वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग मीन्स फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग रब करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को। किसको? एक्सेलरेशन को देखेंगे। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है, त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन। त्वरण हम लोग बोलेंगे यानी कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है फाइनल से इनिशियल में, और कुछ टाइम लग रहा है उसको परिवर्तन होने में, चेंजिंग होने में, वही उसका त्वरण कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे तो हमने डिफिनेशन लिखा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और फिजिक्स में लगभग जगह आपको की दर अगर मिले तो समझ लीजिएगा वहाँ डिवाइड होने वाला है टाइम से, यानी कि समय पलटने वाला है। ठीक, कुर्सी संभाल लीजिएगा। ठीक, ये वाला आता है ना, डायलॉग आया है शायद, है ना, तो वही टर्म यहाँ भी आएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v माइनस यू, वेग में परिवर्तन मीन्स क्या, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो परिवर्तन होगा उसमें जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वही हमने लिखा है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन किस तरह से होगा, अगर हम फाइनल में इनिशियल को घटा देंगे पता चल जाएगा कितना वेग में परिवर्तन हुआ है, और टाइम से भागा देना है। की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वही हमने टाइम से भागा दिया है। त्वरण का जो ऐसे ही मात्रा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण का ऐसे मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होगा, आपको पता होगा कि वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, मीटर पर सेकेंड इसका हुआ, इसका सेकेंड, तो ये दोनों ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होगा त्वरण का। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर है या वेक्टर, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है?
एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ नए टर्म के बारे में जानेंगे। क्या नए टर्म के बारे में जानेंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन में भी क्या होता है कि इनिशियल जो आपका पोजीशन होता है और फाइनल जो पोजीशन होता है, इनके बीच थोड़ा सा रिलेशन हम लोग जान लेते हैं। ठीक, अगर वेग में ही सारा चीज़ डिपेंड हो रहा है, अगर वेग एक समान हो, वेग अगर समान हो तो त्वरण का मान भी शून्य होगा। कैसे, अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से हम लोग चल रहे हैं, 2 मिनट के बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है वेग मेरा, कोई चेंजिंग नहीं है, वेग एक समान है, तो 10 - 10 यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कीजिएगा ना, 10 - 10/2 होगा, 10 - 10 0/2 = 0। इसीलिए हमने बोला कि अगर वेग एक समान हो तो त्वरण का मान शून्य होगा। एक कंसेप्ट यहाँ से आया। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि अगर जब वस्तु का वेग समान हो, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान कितना होगा। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, यानी कि पहले कितना था, 2 सेकंड का टाइम ले रहा था, यानी कि टाइम में कोई चेंजिंग नहीं, 2 सेकंड का टाइम ले रहा था, पहले 2 मीटर में था, एक समान वेग से 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से अगर बढ़े, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट आ रहा है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि टोटल जितना भी डिफरेंट लीजिएगा, जैसे 4 में से 2 गया 2 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, यानी कि इसका जो एक यानी कि वेग जो है वो क्या है, एक समान है, तो वस्तु का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, एक समान रहता है, वस्तु का त्वरण एक समान रहेगा। आप कहीं भी निकालिएगा किसी भी पॉइंट पर आपको त्वरण एक समान मिलेगा। ये 2 पॉइंट था। अब हम लोग तीसरी की बात करें, अगर तीसरा पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट है कि आप 2 चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, एक इनिशियल को एक फाइनल को। इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, फाइनल मीन्स अंतिम। इनिशियल में अगर आप इनिशियल को अगर आप यू माने हैं, इनिशियल को आप यू माने हैं और फाइनल को भी माने हैं, इस तरह से अगर आप चले यू और भी के साथ, यानी कि इनिशियल को यू और फाइनल को भी, अगर आपका कहीं पर इनिशियल पॉइंट ज़्यादा हो फाइनल से, इनिशियल पॉइंट ज़्यादा हो अगर फाइनल से, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिटार्डेशन, मंदन, यही कहलाता है। जब आपका इनिशियल जो वेलोसिटी होता है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो ये मंदन कहलाता है, ये मंदन कहलाता है। इसका आंसर आएगा माइनस में, बट आपको आंसर माइनस में कतई नहीं लिखना है, हमेशा इसका आंसर प्लस में लिखना है। आपको पता रहना चाहिए कि इसमें निकालना क्या है, रिटार्डेशन निकालना है या एक्सीलरेशन निकालना है। इस यानी कि और आपको पूछेगा कि इससे आप जैसे आपको दो वेलोसिटी दे दिया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, जिसमें कि आपका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो, तो आपको वहाँ पूछेगा क्वेश्चन वाला कि आप बताइए इसमें एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। तो जब भी आप एक्सीलरेशन निकालिएगा, अगर एक्सीलरेशन माइनस में आ गया तो आपको बोलना है रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा। ठीक, उसके बाद आप फाइनली वहाँ से भी समझ सकते हैं इस कंसेप्ट से कि आपका अगर इनिशियल पोजीशन अगर आपका मैक्सिमम है और फाइनल कम है तो आप बता दीजिए ये रिटार्डेशन का केस है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसी में केस आएगा क्या, यू इनिशियल और भी फाइनल, अगर यू छोटा हो जाए भी से, यानी भी बड़ा हो जाए, फाइनल वेलोसिटी बड़ा हो जाए, हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चलना शुरू किया, 20 मीटर पर सेकंड की वेग से अंतिम वेग हो गया, तो क्या हो गया, यानी कि लास्ट का जो फाइनल मेरा अंतिम पॉइंट था वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अंतिम पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को जब आप माइनस कीजिएगा तो वहाँ एक्सीलरेशन निकलेगा, यहाँ क्या होगा, त्वरण आपका कैलकुलेट होगा। ये दोनों केस को आपको ध्यान में रखना है, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन। आई बात समझ में। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा मोशन का कुछ यानी कि क्वेश्चन फॉर्मूला को देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को देखेंगे। फॉर्मूला को किस तरह से देखेंगे उसको देखिए हम लोग, गति के कुछ समीकरण है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग मोशन के कुछ इक्वेशन को, इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या फॉर्मूला को थोड़ा सा देखेंगे। तो मोशन गति के समीकरण को आप लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बेसिक से ही मोशन का इक्वेशन पढ़ा जाता है। क्लियर है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ कुछ टूल्स, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमें इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको कहीं भी मोशन के इक्वेशन में एस दिखाई दे, समझ लीजिएगा कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है मतलब विस्थापन की बात हो रही है, एस से ये हम मानेंगे। और हमने अभी बताया कि भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसको बोला जाता है। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जिसको बोला जाता है। और नेक्स्ट देखा जाए त्वरण, एक्सेलरेशन है ना, ये से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से है ना। जी गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू भी हमने लिखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अधिकतर केस में आपको यही लेना है।
और अगर आपको बुक वाला दे देंगे नहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अधिकतर आपके बुक वाले दे देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कांटा ना चुभे। ठीक, बताइए वो कितना ध्यान रखता है आपके बारे में। आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, जितना भी उसका न्यूमेरिकल होगा। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग यहाँ देखेंगे मुख्य रूप से गति का जो समीकरण है उसको दो रूप से देखेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। बात करें तो वर्टिकल मीन्स उदग्र है ना, उसका हॉरिजेंटल मीन्स क्षैतिज, इसके बारे में बात करेंगे। क्षैतिज की अगर बात करें हॉरिजेंटल की, तो हॉरिजेंटल में जो होता है उसमें आपका समीकरण क्या होता है, उदग्र में किस तरह का समीकरण होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्षैतिज में आपका काफ़ी बेसिक सब समीकरण होता है, आपने पढ़ा होगा कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी पढ़ा होगा। अब आपको ये नहीं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, अब आपको ये पता होगा कि भी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एस क्या है, क्योंकि हमने यहाँ सबसे पहले उसी टूल्स के बारे में चर्चा किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर? इसको आप साइड में लिख ही लीजिएगा, आपको कभी भी आप कॉपी को उल्टाइएगा तो आपको समझ में आएगा बेहतरीन। ठीक, तो हमने यहाँ पहला फॉर्मूला लिखा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक, 2 नंबर का लिखेंगे हम लोग वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। अब बोलिएगा भैया अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ पर, है ना, ये बात आती है। तो हमने यहाँ पर देखिए u भी है, एक्सलेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। जब सिर्फ एक्सलेशन रहे, टाइम रहे, u रहे, तो v वाला लगाना है। क्लियर है? अगर आपको यहाँ से अगर इस फॉर्मूला से अगर आपको पूछेगी आप इसका डिस्प्लेसमेंट का निकालिए तो दिक्कत होगा। अगर आपको डायरेक्ट वेलोसिटी भी दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, एक्सलेशन दे दिया है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिएगा इस फॉर्मूला को लगा करके, क्या दिक्कत है। क्लियर है? हम लोग थर्ड नंबर का फॉर्मूला थोड़ा सा देखते हैं। थर्ड नंबर का फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी सारे चीज़ आप जानते हैं। ये 3 बेसिक फॉर्मूला था आपका इसका हॉरिजेंटल का, यानी कि क्षैतिज में जो भी यानी कि वस्तु रहेगी। ठीक, क्षैतिज में जो भी वस्तु मोशन करेगी, अगर उसका इक्वेशन हमको निकालना हो तो ये तीनों फॉर्मूला वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे उदग्र की, वर्टिकल की। अगर बात करें वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल इस तरह से होगा, और ये क्षैतिज हो गया आपका, ये क्या है, हॉरिजेंटल है, और ये वर्टिकल है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं ग्राफ में भी। तो वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में 2 केस आ रहा है, आपको इस फिगर से पता चल रहा होगा कि कोई वस्तु अगर यहाँ है उसको उठा के हमको ऊपर फेंकना है। एक केस ये बना, कोई वस्तु यहाँ पर है उसको हम लोग को नीचे लाना है, ये दूसरा केस बना। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि उदग्र को अगर हम डिफाइन करना चाहे, इसको 2 रूप में हमको देखना पड़ेगा। एक वस्तु को नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा और एक वस्तु को ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब ये क्या है भैया, इसको थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया, इसमें हमको 2 केस पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में 2 केस पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार वस्तु को नीचे से ऊपर भेजेंगे और एक बार वस्तु को ऊपर से नीचे लाएंगे। तो नीचे से ऊपर लिखते हैं यहाँ सिंपल कंसेप्ट के लिए, नीचे से ऊपर कैसे आया ये समझ में आ गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। क्लियर है? अब नीचे से ऊपर यानी कि कोई वस्तु हमारे पास हाथ में नीचे में है, उसको ऊपर फेंकना है हमें। ठीक, तो नीचे से ऊपर अगर हम फेंकेंगे किसी वस्तु को, यहाँ जो ग्रेविटी हमारे हाथ में काम कर रही है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका ग्रेविटी घटेगा, एक टाइम पर शून्य हो जाएगा ग्रेविटी, तब वहाँ से फिर ना लौटेगा। तो उसी कारण से नीचे से ऊपर जाने पर किसी भी वस्तु का जो ग्रेविटी होता है वो क्या हो जाता है, घटता है थोड़ा। ठीक ना, इसी कारण से यहाँ एक्सलेशन की जगह जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे A=-g। क्लियर है? -g क्यों? क्योंकि ग्रेविटी थोड़ा कम हो रहा है। और अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देखिए कि कोई वस्तु अगर हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आएगा, जैसे ही पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो वो पृथ्वी उसको ज़्यादा, पृथ्वी क्या है, एक चुंबक की तरह कार्य करता है भैया। पृथ्वी क्या है, एक चुंबक की तरह कार्य करता है। ये किसी भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करना चाहता है। तो कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको क्या करेगा, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगा, और केंद्र की ओर आकर्षित करेगा, ये ग्रेविटी में क्या करेगा, ज़्यादा पावर लगेगा। ज़्यादा पावर लगाएगा तो ग्रेविटी में पॉजिटिविटी आएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं A=+g। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर में आ गया होगा कि आप -g क्यों लिखते हैं, +g क्यों लिखते हैं। क्लियर है? अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, तो इक्वेशन हम लोग ये लिखेंगे कि इसी सभी फॉर्मूला में हम लोग को
इसको बेस करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हॉरिजेंटल के लिए है। किसके लिए, हॉरिजेंटल के लिए। बट हम वर्टिकल के लिए, जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, उसके लिए हमें लिखना है। तो उसके लिए हमको लिखने के लिए हमने यहाँ पहले ही बता दिया कि एक्सेलरेशन की जगह कौन ले लेगा, ग्रेविटेशन ले लेगा। तो एक्सेलरेशन की जगह चेंज कर दीजिए आप, तो यहाँ होगा वी स्क्वायर बराबर, है ना। अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी था, यू प्लस ए टी था। पहले सिंपल फॉर्मूला लेते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरह से ग्रेविटी को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन की जगह। वी बराबर यू प्लस ए टी था, ए की जगह माइनस जी आएगा, प्लस माइनस जी टी आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसको वी बराबर यू प्लस माइनस माइनस जी टी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। सेकंड नंबर अगर आपको देखना चाहे, आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्या होगा, एस बराबर यू टी, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, टी को ना चेंज करना है, यू को चेंज करना है, यू टी प्लस, हमने यहाँ लिखा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए की जगह हमको माइनस जी लेना है, तो यू टी प्लस हाफ, ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, यू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप कि आपको इतना समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ऊपर से नीचे। कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका जो ग्रेविटेशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर यानी कि वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको ग्रेविटी ज़्यादा ताकत से खींच रही है, तो ग्रेविटेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे, वी बराबर हमने क्या पढ़ा, यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। हम सिंपल को इसलिए ले रहे हैं कि ताकि यहाँ जो एडजस्ट करेंगे हम एक्सेलरेशन की जगह वो काफ़ी आसान हो। वी बराबर यू प्लस ए टी को लेना है, वी बराबर यू प्लस ए टी को लेना है, तो वी बराबर यू प्लस ए टी की जगह जी टी को लेंगे, कि एक्सेलरेशन का जगह ग्रेविटेशन लिया हुआ है, वी बराबर यू प्लस जी टी। सेकेंड की बात करें अगर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड की अगर बात करें तो क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन केस आएगा यहाँ पर, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ एक फॉर्मूला छोड़ दिया था, यहाँ जो 3 नंबर का आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। आपको यहाँ दिखाई नहीं देता होगा, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन माइनस में है। तो यहाँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, है ना, वो ये लिख दिया 2gs। आई होप कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ले लिए। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और काफ़ी बेहतरीन क्लास हमको आज के हिसाब से लगा कि आज का क्लास काफ़ी बेहतरीन लगा, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा कंसेप्ट भी था कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, रिटार्डेशन से रिलेटेड हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, डिस्टेंस से रिलेटेड हो, सारे कंसेप्ट को हमने बताया फुल्ली रूप से। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे आपको कमेंट के माध्यम से, ठीक ना। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास बस यही तक।